A very good morning to all. So this is just a brief about me. So I am a qualified chartered accountant and a company secretary. I started working with various corporates like Vedanta Group, SR, Lava, and then in 2018 I started my company with the name Money Compound, which is into financial planning and wealth management for the individuals. In 2021 I completed my CFP, and in 2023 I started new two companies in financial domain, out of which one is in the startup phase and already got some funding. So just want to share that information with everyone. So without wasting much of time, I think we'll take this session. So आज का जो agenda है, it's all about stock market. हमने everybody knows the heading of the topic is. So we will understand आज हम क्या क्या चीजें cover करेंगे. We will understand what is stock market, why we need to invest in stock market, what are the powerful tips for creating wealth, what are the biggest mistake one need to avoid, how to manage risks in stock market, and way forward, how we can invest in India growth story. ये एक पेपर या डायरी या नोटबुक whatever you can get, please get एक पेन या पेंसिल अपने पास रख लीजिए. आई एम श्योर आज के सेशन में आपको कुछ ऐसे पावरफुल चीजें मिलेंगी जो आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट विल बी मच मोर फ्रूटफुल. स्टॉक मार्केट होता क्या है? व्हाट इज स्टॉक मार्केट? तो अगर हम एक बहुत सिंपल भाषा में बात करें तो स्टॉक मार्केट इज नथिंग, इट्स इन प्लेस वेयर you can invest into any company stock which is listed there and become the part owner of that company. मतलब अगर मुझे कोई कंपनी अच्छी लगती है और अगर मुझे उसका पार्ट ओनर बनना है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे स्टॉक मार्केट में जाके उस कंपनी के शेयर्स खरीदने. मैं जितने शेयर्स खरीद सकता हूँ उतना परसेंट का मैं उस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा. दैट इज इन अ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड स्टॉक. एंड ये जो स्टॉक है, ये जो ट्रेड होते हैं वो ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में. So anyone who wants to become a part owner of a company, उसको कुछ नहीं करना, स्टॉक मार्केट में जाना है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंड वहां पे जाके उस कंपनी के शेयर्स खरीदने. देन प्रैक्टिकली इट मींस यू बिकम द पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी. तो अगर वो कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे. अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें? भाई ठीक है, स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टमेंट के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. देन व्हाई स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट की बात क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए? तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स के ना 4 मेजर एसेट क्लासेस होते हैं. गोल्ड, इक्विटी, अगेन दिस इज कॉल्ड स्टॉक, डेट विच इज लाइक एफडी और जो भी फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक पीपीएफ, बॉन्ड्स, एंड चौथा रियल एस्टेट. अब चारों एसेट क्लास अपने अपने उनकी सबके अपने अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं. अगर बात करूं गोल्ड की तो एक अच्छा एसेट क्लास, स्टेबल है बट साइक्लिकल है, कुछ साल बढ़ता है कुछ साल स्टेबल हो जाता है. डेट की बात करूं या फिक्स इंस्ट्रूमेंट की बात करूं लाइक एफडी, पीपीएफ, बॉन्ड्स, अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, काफी स्टेबल है पर अपसाइड लिमिटेड है. रियल एस्टेट की बात करूं, अच्छा एसेट क्लास है, अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, स्पेशली कमर्शियल या लैंड साइड की बात करूं, बट लिक्विडिटी नहीं मिलती, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है. स्टॉक मार्केट की बात करूं, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देते हैं पर शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होते हैं, मार्केट फ्लक्चुएट करता रहता है. सो क्वेश्चन ये है कि चारों एसेट क्लास अवेलेबल हैं. तो मेरा मानना है कि एज एन इन्वेस्टर हमें हर एक एसेट क्लास में कुछ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए. तो हमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए और हमें हमारा जो पैसा है वो डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए. इसलिए इक्विटी बिकम्स वन ऑफ द मेजर एसेट क्लास जहां पे आप डाइवर्सिफाई कर सकें. अब क्वेश्चन है कि इक्विटी में क्यों करना चाहिए डाइवर्सिफाई? भाई डाइवर्सिफाई तो गोल्ड, रियल एस्टेट और डेट में भी हो सकता है, व्हाई इक्विटी? तो अगर आप देखेंगे लास्ट 43 इयर्स का डेटा है, 1980 से लेकर 2023 का 43 इयर्स का डेटा है. अगर 43 इयर्स डेटा की बात करूं तो ये डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं जिन्होंने ये कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए. तो एफडी का रिटर्न अगर हम देखेंगे तो 7.3% है, गोल्ड का अराउंड 9%, सिल्वर अराउंड 8%, पीपीएफ 7.35, इक्विटी अराउंड 15. रियल एस्टेट का रिटर्न नहीं लिखा क्योंकि उसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर हम एक रेंज की बात करें, एक सर्वे हुआ था जहाँ पे मेजर सिटीज ऑफ इंडिया कवर की गई थी, 10 साल का एवरेज निकाला गया था. तो रेंटल यील्ड्स प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन बना के 10 to 12% एक रेंज आती है रियल एस्टेट में रिटर्न्स की. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इन्फ्लेशन जो है ना इंडिया का, वो भी 7.2% से ग्रो कर रहा है. तो अगर आप देखोगे
FD, gold, silver और PPF have hardly beaten inflation. तो अगर हमें हमारे एसेट्स को ग्रो करना है तो रियल एस्टेट और इक्विटी एक्चुअल में इन्होंने वो रिटर्न्स दिए जो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, उसमें इक्विटी का एलोकेशन भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है। अगर हम बात करें कि हमें ऐसा लगता है, देयर इज लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स, देखिए हम बात करें तो इंडिया का जो जीडीपी है वो 3.75 बिलियन डॉलर टच कर चुका है। इंडिया का जो जीडीपी रेट है, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 7.2 था, ये लेटेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट है, विच इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं कि इंडिया ग्रो कर रहा है, लास्ट 10-12 ईयर से हम देख रहे हैं इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडिया 5th नंबर में आ गया है। अपूर्व ने स्टार्टिंग में बात करी थी कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अब क्वेश्चन ये कि हमें इसमें अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम जॉब में हैं या हम अपने बिजनेस में हैं तो ये जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की, उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? द ओनली वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। अब एक बात करते हैं अनकैप्ड अपसाइड की। स्टॉक मार्केट के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसका जो अपसाइड है ना वो अनकैप्ड है। देखिए अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत लिक्विडिटी है, बहुत सेफ्टी है, बट आपका जो अपसाइड है वो 7 या 8% है। आप बॉन्ड्स में करेंगे तो 8 से 9% है, पीपीएफ में करेंगे 7.4 है। ये सारे अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, सेफ है, पर अपसाइड लिमिटेड है। 7 मतलब 7, अगर एफडी का रिटर्न 7% है तो 7 ही आने वाला है, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं। इक्विटी के साथ ये एडवांटेज है कि इक्विटी में अपसाइड की कोई कैपिंग नहीं है। हमने अभी बात करी, इंडिया का जो जीडीपी है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर टच किया है। एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता है कितना है? स्लाइड में मेंशन है, इट इज 2.8 ट्रिलियन डॉलर। सिर्फ एक कंपनी की बात करो एप्पल की, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी को आज एप्पल की कंपनी पूरी की पूरी खरीदनी है तो उसको 2.8 ट्रिलियन डॉलर खर्च करेंगे तो उसके पास पूरी 100% एप्पल की कंपनी आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आप मेरे मतलब समझ रहे हैं, इंडिया की जीडीपी जो है वो 3.75 है, एप्पल का मार्केट का 2.8 है, यानी कि एक कंपनी इज इक्विवेलेंट टू जीडीपी। अगर मैं बात करूं कि एप्पल को कंपेयर करें बाकी जीडीपी ऑफ द कंट्री से, तो एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर देन जीडीपी ऑफ कंट्रीज लाइक इटली, ब्राजील, कनाडा, रशिया, साउथ कोरिया। दीज आर ऑल डेवलप्ड नेशंस। मैं यहाँ पे अंडर डेवलप्ड नेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे छोटी कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी कि एक कंपनी की वैल्यूएशन कंट्री के जीडीपी से भी ज्यादा है। तो अनकैप्ड अपसाइड, अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो ऊपर कोई लिमिट नहीं है, इट कैन गो टू स्काईज। देखिए दो तरीके होते हैं पैसे कमाने के, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे, सो लेट मी यूज दिस, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, ये दो तरीके हैं। दिस इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब क्या होता है, यहाँ पे या तो आप जॉब कर रहे हैं या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, या आप बिजनेस या प्रोफेशनल एम्प्लॉयड है, बट आपका बिजनेस आप पे डायरेक्टली इंपैक्टेड है। आप हो सकता है डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं। आप जितना टाइम काम करेंगे उतने टाइम आपको अर्निंग होगी। सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। राइट साइड पे अगर हम जाएंगे तो आता है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, इसको बोलते हैं हम पैसिव इनकम। यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने टाइम को लीवरेज कर रहे हैं, आप एक ऐसा बिजनेस सेटअप करते हैं जहां पे आप जाएं या ना जाएं बट यू विल कीप अर्निंग। या हम इन्वेस्टर बन जाते हैं, यानी कि हम कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, हमें सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, हमें अपना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, एंड दैट मनी इज अर्निंग मनी फॉर अस। तो पहले केस में वी आर अर्निंग फॉर द मनी, सेकेंड केस में मनी इज अर्निंग फॉर अस। सो दिस इज द बेस्ट वे हम पैसिव इनकम जनरेट करें। उसके लिए आइदर वी ओन बिजनेसेस जो अपने आप काम करते रहे, और वी इन्वेस्ट इन दोज बिजनेसेस। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के ये अब बात करते हैं कि ठीक है भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो चाहिए, पर कैसे इन्वेस्ट करें, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए? तो मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए फर्स्ट, यानी कि थिंग्स व्हिच नीड टू फॉलो इन स्टॉक मार्केट। सेकंड, थिंग्स व्हिच वी डोंट वांट टू डू इन स्टॉक मार्केट, यानी कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें स्टॉक मार्केट में नहीं करनी चाहिए। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले जो मुझे लगता है वो ये है कि डिसाइड योर गेम। तो जैसे कि क्रिकेट में 3 फॉर्मेट्स होते हैं, T20, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैच, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में 3 तरीके से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। T20 मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब आप
एक दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, एक दिन के लिए बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, एक दिन के लिए सेल कर रहे हैं तो उसको बाय बैक कर रहे हैं। सो आप वेरी शॉर्ट टर्म टाइम के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटरडे ट्रेडिंग, विच इज लाइक T20 क्रिकेट। अब T20 क्रिकेट में हम सब जानते हैं, आई थिंक सूर्य कुमार यादव इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, ऐसा बिल्कुल बोला जाता है, उसका रिकॉर्ड भी ऐसा बोलता है। अब बात करते हैं वनडे इंटरनेशनल की। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है हमारा, वनडे इंटरनेशनल है, विराट कोहली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। स्विंग ट्रेडिंग, अब स्टॉक मार्केट में वनडे को इक्विवेलेंट किया जाता है स्विंग ट्रेडिंग से, जहां पे आप स्टॉक्स खरीदते हैं फॉर कुछ वीक से लेकर कुछ मंथ्स तक, यानी कि आप 1 to 2 वीक से लेकर 2 to 3 4 मंथ्स तक स्टॉक को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट आते हैं तो बुक कर लेते हैं, इसको बोलते हैं स्विंग। देन कम्स द टेस्ट मैच क्रिकेट। स्टॉक मार्केट में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, और बोलते हैं ट्रेमेंडस वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखिए तीनों चीजें करी जा सकती है, जैसे T20 वनडे और टेस्ट मैच अलग अलग फॉर्मेट है, तीनों के अलग रूल्स हैं, अलग अलग तरीके से प्लेयर्स प्ले करते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में तीनों तरीके से प्ले किया जा सकता है। पर आज का जो सेशन है ना फ्रेंड्स, वो टेस्ट मैच है, वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, क्योंकि यहाँ पे हम छोटे मोटे गेम्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बहुत लंबे गेम्स की बात करें, और लंबे गेम्स के लिए आपको लंबी पारी खेलनी है। स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाएं, वो ये सारी टिप्स हम बात करें। हमारे जो ऑब्जर्वेशन पावर है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में भी। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? मेगा ट्रेंड ढूंढना। मेगा ट्रेंड का मतलब ये होता है कि आप अपने आसपास ऑब्जर्व कर रहे हो कि कहाँ से चीजें ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। अब मैं पुराने पुराने ट्रेंड्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, मेगा ट्रेंड्स की। जैसे स्कूटर से बाइक, हमने देखा इंडिया में प्राइमरीली पहले बजाज स्कूटर और चेतक और प्रिया स्कूटर चलता था। देन बाइक का एडवेंट हुआ, बाइक आई, हीरो मोटरकॉर्प, बजाज ने बहुत सारी बाइक्स निकाली, पल्सर, स्प्लेंडर, एंड सडनली आपने देखा कि बहुत सारे लोग शिफ्ट करना स्टार्ट कर गए, वो हमारे सामने हो रहा था। और ये जो मेगा ट्रेंड है ना दोस्तों, वो एक दो दिन या एक साल में फर्क नहीं पड़ता, वो सालों साल चल रहा होता है, हमारे आंखों के सामने चल रहा होता है। अगर हम इसको जल्दी ऑब्जर्व कर लेंगे तो हम बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सेम एग्जाम्पल, टेलीफोन टू मोबाइल, हमारे सामने सबके घरों में लैंडलाइन फोन लगे हुए थे। सेम वे अगर हम बात करें नॉर्मल बल्ब टू एलईडी, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इस ट्रेंड को हमें ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट, टाइम इन मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इस ग्राफ को समझेंगे, सचिन तेंदुलकर ने 232 इनिंग्स में 8720 रन बनाए, 42 के एवरेज में 1700। विराट कोहली ने 150 इनिंग्स में 7500 रन बनाए, 64 के एवरेज में 2600। तो ये रिकॉर्ड क्लियर कट विराट कोहली के नाम पे है। तो अगर आप देखेंगे विराट कोहली इतने सक्सेसफुल चेजर क्यों है, उसका सिंपल रीजन ये है, क्या विराट कोहली सबसे ज्यादा सिक्स मारते हैं? नहीं, हम सब जानते हैं रोहित शर्मा हैज बिकम द न्यू, हैज गॉट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग मैक्सिमम सक्सेस इन ओडीआई इंटरनेशनल। उनका क्लियर कट माइंडसेट है कि मुझे विकेट पे टिके रहना है, मैं टिका रहूंगा तो मैं रन बनाऊंगा और इंडिया मैच जीतेगी। ही इज वेरी क्लियर। इसी तरीके से दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको अगर रिटर्न्स कमाने हैं तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप आउट ना हो, यानी कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आप स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे तो आप अपने आप अच्छे रिटर्न्स कमा लेंगे। हाउ टू मेक बिग इन स्टॉक मार्केट, तो अगर आप समझेंगे तो मेरे हिसाब से तीन चीजें कॉम्बिनेशन है। आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करें और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, जब तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तभी आपको स्टॉक मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न अच्छे होंगे। अगर तीनों में से आप कोई भी एक चीज निकाल लेंगे, अगर आप अमाउंट कम इन्वेस्ट करेंगे, चाहे टाइम आपने दे दिया, अच्छा स्टॉक किया, आपने इन्वेस्टेड 20,000 किया, अब वो 10 टाइम्स भी हो गया तो 2 लाख रुपीज ही है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। तीनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज निकालेंगे तो स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट नहीं होने वाला। बाय क्वालिटी स्टॉक एट रीजनेबल प्राइस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्वालिटी के पीछे भागना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम कोई सामान खरीदते हैं ना, तो हम क्वालिटी खरीदते हैं। हमें कोई फोन खरीदना होगा, हमारी फर्स्ट चॉइस एप्पल या सैमसंग या क्वालिटी फोन होगी। आज हमें कोई कपड़े खरीदने होंगे तो विल गो विद द ब्रांड्स। बट जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो somehow हम देखते हैं कि पीपल ट्राई टू बाय स्टॉक्स व्हिच इज चीप। सो बाय गुड स्टॉक्स एट रीजनेबल प्राइस, दिस इज द फंडा। आप ये कर लोगे तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न कमा। अब मैं बात करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में हमने बात करी कि टाइमिंग वाली बात, तो अगर आप टाइम करते रहोगे ना तो आप ज्यादा रिटर्न नहीं कमा पाओगे। आपको इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में इन्वेस्टेड रखना है, अपने आप को इन्वेस्ट रखोगे तो आप रिटर्न अच्छे कमा लोगे। ठीक है, अब है ग्रीड एंड फियर साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जैसे
लाइफ में हर समय ना एक फेज आता है, हर चीज का फेज आता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट एक पेंडुलम की तरह स्विंग करता है बिटवीन फियर एंड ग्रीड। उसके बीच में साइकिल होती है, एंजाइटी, न्यूट्रल, कॉम्प्लिसेंसी एंड ग्रीड। तो ये साइकिल बहुत जरूरी है समझना स्टॉक मार्केट में। अगर आपने ये साइकिल समझ ली तो आपने अच्छे रिटर्न्स कमा लिए। नॉर्मली क्या होता है, आई विल टेल यू, दिस इज द रियलिटी, कि आप स्टॉक मार्केट में लोग जब इन्वेस्ट करते हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब अच्छी न्यूज होती है, जब स्टॉक मार्केट भाग रहा होता है, और आपको पॉजिटिव न्यूज सुनने में आती है कि इंडिया और ग्रो करेगा, ये ऐसा होगा, कंपनी बहुत ग्रो करेगी, कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है। जब ऑलरेडी न्यूज आ रही होती है, जब स्टॉक प्राइस भाग चुका होता है, तो हम इन्वेस्ट करते हैं विद द ग्रीड कि ये और ऊपर जाएगा। अब वही कंपनी का स्टॉक जब बिकॉज ऑफ सम न्यूज गिर रहा होता है, जब फियर होता है, तो हम उसको सेल कर लेते हैं या एग्जिट कर लेते हैं, या हम डर जाते हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो इसका रिवर्स करना है। वॉरेन बफे, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम, उनका भी यही कहना है कि अगर स्टॉक मार्केट में कोई एक सीक्रेट है पैसा कमाने का, तो वो है ये, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। जब सब लोग ग्रीडी हो तो आप डर जाओ, अपनी पोजीशंस को, अपने स्टॉक्स को आप थोड़ा सा लिमिटेड कर लो। पर जब सब लोग डर रहे हो, जब मार्केट में आपको लग रहा है कि डर है, लोग पैनिक की बात कर रहे हो, वॉर की बात कर रहे हो, कोई भी रीजन हो, स्टॉक प्राइसेस डाउन जा रहे हो, दैट इज द बेस्ट टाइम टू। अब क्वेश्चन आता है कि हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें। अब इतनी सारी चीजें बता दो दी कि हमें ये करना चाहिए, हमें हमें अच्छी कंपनीज को ही बाय करना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म बाय करना चाहिए, अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, पर कौन सी स्टॉक बाय करें वो कैसे पता चले। बहुत सिंपल फंडा बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिकल है, कोई भी यूज कर सकता है। आप जिन कंपनी के प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, जो कंपनीज आपको पर्सनली अच्छी लगती हैं, आप उन कंपनीज के शेयर्स खरीदो। ये वही कंपनीज है जो हमने बात करी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आज से 10 साल पहले, यानी कि 15 अक्टूबर 2013 को, इन्हीं कंपनीज में अगर 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होते, सिर्फ वन टाइम, मैं एक टाइम की बात कर रहा हूँ, तो आज उनकी करंट वैल्यू क्या होती। ये 13 कंपनीज का मैंने एग्जांपल लिया। जैसे कुछ कंपनीज है, जैसे बर्गर किंग है, वो अभी लिस्ट हुई है, तो मैंने वो सब हटा दिया। सो दीज आर द कंपनीज जो एटलीस्ट 10 साल से एग्जिस्टेंस में। इन कंपनीज में कुछ में बोनस भी मिले, स्प्लिट भी मिले, तो मैंने सब कुछ कंसिडर किया। डिविडेंड कंसिडर नहीं किया है। ये कंपनीज डिविडेंड भी दे रखी, इन कंपनीज ने हर साल डिविडेंड भी दिया होगा, मोस्ट कंपनीज ने, मैं वो कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, वो करूंगा तो रिटर्न और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आप देखोगे, अगर आपने 13 लाख रुपए 2013 में इन्वेस्ट किए होते, तो 2023 में आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू होती 3.71 करोड़। 3.71 करोड़ की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यानी कि प्रॉफिट ऑफ 3.5 करोड़। इट कम्स टू अ रिटर्न ऑफ 2759% गेन्स। अगर कैगर की बात करूं कि मेरा पैसा कैगर वाइज, मतलब कंपाउंडेड वाइज एनुअलाइज कितना ग्रोथ हुआ, 40% कैगर रिटर्न हुआ। मैंने सिर्फ उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसके प्रोडक्ट्स मैं यूज करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट डिस्काउंट फ्यूचर। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, चैट बॉक्स को उसका आंसर दीजिए प्लीज। कैन एनीवन रिमेंबर द डेट इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कोविड वेव 1 2020 की बात कर रहा हूँ, कौन से डेट से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। इंडिया में 24 मार्च 2020 को कोविड अनाउंस किया गया था, वेव 1। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी मतलब इंडेक्स है हमारा निफ्टी 50। अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे कलर कर लेता हूँ, फेब्रुवरी, ये टाइम टुवर्ड्स फेब्रुवरी का है, 20 फरवरी से स्टॉक मार्केट 12,000 के लेवल्स पे था। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 12,400 के लेवल्स पे था। स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, ये डेट को मैंने हाईलाइट किया है। 24 मार्च 2020 को निफ्टी की वैल्यू थी 7576, आप देख पाएंगे, ये डेट है 24 मार्च, ये चार्ट है 24 मार्च का। जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ उससे पहले मार्केट ऑलरेडी गिर चुका था। लॉकडाउन अनाउंस हुआ है 24 मार्च को, जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, अब आप सोचिए मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है। कोई भी नॉर्मल पर्सन है, जब लॉकडाउन अनाउंस होगा तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि यार अब तो मार्केट और ज्यादा गिरेगा, क्योंकि लॉकडाउन हो गया है, पूरा इंडिया बंद है, पूरी दुनिया बंद थी, सब कुछ बंद था। और 24 मार्च को मोदी जी ने बोला कि 20 दिन तक पूरा इंडिया बंद रहेगा। फर्स्ट डेट आई थी 20 डेज तक पूरा इंडिया बंद रहेगा। 25 मार्च से निफ्टी ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, 25 मार्च से, यानी कि लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ उसके नेक्स्ट डे से। एंड हम सब जानते हैं अगले 6 महीने हुआ क्या। जबकि इंडिया में लॉकडाउन वेव 1 था, उसके बाद वेव 2 बाद में आया था। मार्केट डिस्काउंट्स थिंग्स इन फ्यूचर। तो लोगों को
बड़े इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पहले ही पता था कि चीजें, स्थिति सही नहीं है, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है, उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी थी। जब वो अनाउंसमेंट आया तो उनको मालूम था कि ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है, दे स्टार्टेड बाइंग। People started selling, they started buying, and they made lot of money. People who had the patience, who had the conviction, made lot of money. I don't know, हमारे कुछ क्लाइंट्स भी इस वेबिनार में, if they can remember, 20th मार्च को हमने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था हमारे क्लाइंट्स को विद स्टॉक लिस्ट ऑफ 10 स्टॉक्स कि यस मार्केट पैनिक में है, बट ये 10 स्टॉक्स हैं जिसको आप पार्टली बाय कर सकते हैं। आई कैन से इट्स बाय लक, हमें भी नहीं पता था लॉकडाउन अनाउंस होगा, बट मार्केट इतना गिर गया था तो हमने बोला था इट इज गुड टाइम टू एक्यूमुलेट स्टॉक्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। जो चीज आपको पता है, जो चीज न्यूज में आ रही है, वो सबको पता है, ऑलरेडी मार्केट में प्राइसिंग हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, हमेशा ध्यान रखिए, गुड न्यूज इज नॉट इक्वल टू गुड प्राइस। अगर आप गुड न्यूज का इंतजार करेंगे, अगर आप इंतजार करेंगे कि जब इकोनॉमी ठीक होगी, जब जीडीपी का डेटा अच्छा आएगा, जब इन्फ्लेशन कम होगा, तब इन्वेस्ट करूंगा, तब आपको अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। वो स्टॉक ऑलरेडी भाग चुके होंगे, मार्केट ऑलरेडी भाग चुका होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अच्छा प्राइस चाहिए कि अच्छी न्यूज चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ लोगों को कि अगर बैड न्यूज चल रही है, वॉर की न्यूज चल रही है, इन्फ्लेशन हाई चल रहा है, मार्केट गिर रहा है, दैट इज गुड टाइम टू बाय। अब एक और चीज बता रहा हूँ आपको, इन्वेस्ट इन मोनोपोली स्टॉक्स। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी कंपनी से इन्वेस्ट करें, ज्यादा वेल्थ कहाँ क्रिएट। बहुत सिंपल है, आप मोनोपोलीज कंपनी ढूंढिए, वो कंपनीज ढूंढ दीजिए जो अपने सेक्टर में मोनोपोली हो या डिओपोली हो, या बहुत बड़ा अपना एलोकेशन रखती हो उस सेक्टर का। वो कंपनीज के चांसेस है यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि उनके पास प्राइसिंग पावर है, उनके पास बार्गेन है, वो अपना मार्जिन मेंटेन रखेंगे, इन्फ्लेशन आएगा तो प्राइसेस बढ़ा देंगे, क्योंकि उनके कंट्रोल में सब कुछ है। अब ये कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इंडिया में, जैसे रेलवेज में टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी मोनोपोली है, एरोस्पेस और डिफेंस में एचएएल, अगर मैं एरोस्पेस की बात करूं एचएएल है, बेबी सीरियल फूड्स में नेस्ले लीडर है, ऐसी कोल इंडिया कमर्शियल माइनिंग में, जिंक में हिंदुस्तान जिंक, सिगरेट्स में आईडिया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एडिसिव में पीडीसी लाइट हम सब जानते हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स में मैरिको। सो ये सब कंपनीज हमारे इर्द गिर्द ही हैं, हम इनकी कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं। हमें ढूंढना है कौन सी कंपनीज मोनोपोली है उस सेक्टर में, एंड उनको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म में। अगर अच्छे प्राइस में इन कंपनीज को होल्ड कर लिया, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। अब ये जो हमने इतनी सारी बातें करी, उसके साथ साथ अगर हमें ढूंढना है कि यार हम कैसे अच्छी कंपनीज को ढूंढ सके, चलो हमें समझ में आ गया कि जब बैड न्यूज हो तो इन्वेस्ट करना है, हमें एवरेज आउट करना है, हमें मोनोपोलिस्टिक कंपनी बाय करनी है। पर अगर हमें एक फिल्टर आउट करना है, हमें ढूंढना है कि बाजार में कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने पहले बताया था आज का सेशन जो है वो टेस्ट मैच वाला है, वो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। ट्राई टू फाइंड कंपनीज विच आर स्मॉल टू मिड साइज। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चांसेस है ये ग्रो कर सकती है, इनके पास स्कोप है, तो ये एक अच्छा पैरामीटर है। कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी, ठीक है, अगर आप कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी लेंगे तो चांसेस हैं कि उनकी जो ग्रोथ होगी वो लॉन्ग टर्म तक रहेगी। वॉरेन बफेट खुद ये मानते हैं कि उनकी जो सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट हुई है वो मोस्टली उन कंपनीज में हुई है जो कंज्यूमर फेसिंग थी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ B2B जो कंपनी है, बिजनेस टू बिजनेस कंपनी, वो ग्रो नहीं करती, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी ज्यादा लंबे समय तक और ज्यादा ग्रो कर सकती है। साइज ऑफ इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, तो जो भी आप कंपनी देख रहे हैं उसका जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, कि ऐसा तो नहीं है वो कंपनी बड़ी है, वो कंपनी ग्रो कर रही है, बट जो इंडस्ट्री है वही डी ग्रो कर रही है, यानी कि वो इंडस्ट्री ही धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो ये बात ध्यान करने वाली है। कंपनीज मार्केट शेयर इज इंक्रीजिंग, यानी कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा हो इंडस्ट्री में, ये देखना ज्यादा। लो डेट और डेट इज रिड्यूसिंग। देखिए लीवरेज हम आगे भी बात करेंगे मिस्टेक्स में। आप नॉर्मली अगर आप देखेंगे जो भी कंपनीज है जहां पे वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है, उसमें सबसे बड़ा रीजन होता है हाई डेट का, कि उनके पास ज्यादा डेट होता है, वो सस्टेन नहीं कर पाती, इसलिए वो वेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं। तो लो डेट हो या फिर डेट ज्यादा हो बट कंपनी उसको रिड्यूस कर रही है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। हाई प्रमोटर होल्ड, स्किन इन द गेम बोलते हैं। अगर प्रमोटर का खुद ही स्टेक कम है या वो अपना स्टेक रिड्यूस कर रहा है, तो दैट्स ए क्लियर साइन कि उसको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है। सो लुक फॉर कंपनीज जहां या तो प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा है या ऑलरेडी उनका स्टेक हाई है। मार्जिन रेशियोज अबव द इंडस्ट्री एवरेज, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री का अगर एवरेज है, तो मैं यहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज की बात करूं, अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूं, अगर मान लीजिए ऑटो सेक्टर में एवरेज नेट प्रॉफिट 10% होता है सेल्स का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप वो कंपनी देखो जिनका नेट प्रॉफिट 10% या उससे ज्यादा हो एटलीस्ट। अगर इंडस्ट्री से कम है तो उसको अवॉइड करो। ऐसी
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो बड़े आराम से आज की तारीख में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। सेल्स ग्रोथ अबव द इंडस्ट्री एवरेज, भाई अगर इंडस्ट्री का एवरेज मान लीजिए 20% सेल्स ग्रोथ का है, भाई अगर आईटी सेक्टर 5% से ग्रो कर रही है, बट अगर आपकी जो कंपनी है वो 8 या 10% से ग्रो कर रही है, देन दैट इज अ गुड कंपनी। तो उसकी जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्री से ज्यादा हो। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स आर इंक्रीजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली हम इसको अवॉइड करते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्राई टू फाइंड दोज कंपनीज जहां पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग मतलब जहां पे म्यूचुअल फंड्स या एफआईएस की होल्डिंग अच्छी खासी है या इंक्रीजिंग ट्रेंड में, कम है बट धीरे धीरे बढ़ रही है। क्वार्टर एंड क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर हम देख पा रहे हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स, इनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, डीआईएस, एफआईएस, इसका डेटा बड़े आसानी से आपको मिल जाता है। हर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेंशन होता है कि कितना पैसा एफआईएस या डीआईएस ने लगा रखा है। सो दैट इज वेरी मच अवेलेबल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप मूवमेंट देख सकते हैं। जितने भी डेटा की मैंने बात करी है फ्रीली इजिली अवेलेबल है इंटरनेट में। देयर इज लॉट ऑफ साइट्स लाइक स्क्रीनर, ट्रेंडी लाइन, बड़े आसानी से आपको डेटा मिल जाएगा, कोई आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा डेटा आपको फ्री में मिल जाएगा। अब आता है क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें करनी चाहिए, जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना ही इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, व्हाट आर द मिस्टेक्स व्हिच वन नीड टू इन्वॉल्व व्हाइल इन्वेस्टिंग। सबसे पहले ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, आपको ये क्लियर होना जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मिक्स कर देते हैं। वो बोलते हैं स्टार्ट तो हम इन्वेस्टिंग से करते हैं या ट्रेडिंग से करते हैं, बट प्राइस नीचे आ गया तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना देते हैं, या इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं बट अगर स्टॉक 10 या 15% प्रॉफिट में आ गया तो उसको बुक कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रेडिंग खराब है इन्वेस्टिंग अच्छी है, मैं कह रहा हूँ आप डिसाइड कर लो कि ट्रेडिंग करनी है कि इन्वेस्टिंग करनी है, या मिक्स करना है कि मैं अपने पैसे का 50% ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, 50% इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ, इट्स ओके, बट डिसाइड। दोनों के अलग अलग रूल्स हैं। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म होती है, बाय सेल फ्रीक्वेंट करते हैं, प्रॉफिट माइंडसेट होता है, वॉलिटिलिटी होती है, उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग लिया जाता है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म होती है, यहाँ पे बाय एंड होल्ड किया जाता है फॉर इयर्स। ग्रोथ माइंडसेट है, हम सोचते हैं कि कंपनी ग्रो करेगी, प्राइस ग्रो करेगी, अपनी कैपिटल को ग्रो किया जाता है। वी वांट 2x 3x 5x 10x रिटर्न, और हम लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं, शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी से हमें फर्क नहीं पड़ता। ब्लाइंडली फॉलोइंग मीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मीडिया की चीजें ऑब्जर्व करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया या फ्रेंड सर्कल, कुछ भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे मीडिया की बात करो तो इट कुड बी प्रिंट मीडिया, इट कुड बी डिजिटल मीडिया, इट कुड बी टीवी, इट कुड बी एनीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा मीडिया अपने आप में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मीडिया के साथ वो मैं आगे हाईलाइट बताता हूँ। ये एक बहुत ही फेमस ऑथर है चार्ल्स डार्विन, उनका एक स्टेटमेंट है, इफ यू डोंट रीड द न्यूज़पेपर यू आर अनइन्फॉर्म्ड, इफ यू डू रीड देम यू आर मिसइन्फॉर्म्ड। अब पॉइंट क्या है कि मीडिया अपने हिसाब से चीजों को दिखाती है, मीडिया को चाहिए टीआरपी, एज सिंपल एज दैट। देखिए बुरा नहीं है, दैट इज देयर बिजनेस, दे वांट टू सेंसलाइज ऑल द न्यूज। कोई भी चीज होगी ना उसको ब्रेकिंग न्यूज या हेडलाइन न्यूज में आप देखोगे। अब मैं सेम चीज बताऊंगा, वॉरेन बफेट, अगेन वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर ऑल टाइम, हम सब जानते हैं वॉरेन बफेट के बारे में। इवन ही सेज दैट आई थिंक द वर्स्ट मिस्टेक यू कैन मेक इन स्टॉक इज टू बाय और सेल बेस्ड ऑन करंट हेडलाइन, कि आप जो करंट हेडलाइन है उसके बेसिस में अगर डिसीजन ले रहे हैं तो ये वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक है एक इन्वेस्टर की। इवन वॉरेन बफेट सेज दैट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगेन कोविड में लेके जाता हूँ, मार्च 2020 में जब मार्केट गिर रहा था। अब आप देखिएगा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती कैसी है। ये मैं नॉट इवन, ये तो चलो इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, मैं बता रहा हूँ नॉर्मल न्यूज़पेपर, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर इंडियन एक्सप्रेस, जो नॉर्मल न्यूज़पेपर है, मैं बिजनेस न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी फ्रंट पेज की हेडलाइंस ऐसी होती है, ब्लड बाथ इन दलाल स्ट्रीट, सेंसेक्स डाउन बाय 2000 पॉइंट्स, ब्लड बाथ, सेंसेक्स प्लंजेस 894 पॉइंट्स, निफ्टी बिलो 11000, 3.4 लाख करोड़ इक्विटी वेल्थ गॉन। ये मीडिया के हेडलाइंस है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर लूज 12 लाख करोड़ इन 6 ट्रेडिंग सेशन। जब ये हेडिंग्स आती है, जब मार्केट में एवरीथिंग नेगेटिव होता है तो लोग डर जाते हैं और फिर वो गलत काम करते हैं। वो जब इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है वो उल्टा सेल कर देते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं, क्योंकि मीडिया में इस तरीके से इसको हाईलाइट किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ एक्सपर्ट्स की। हम में से बहुत लोग सीएनबीसी सुनते होंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुनते होंगे। ये शंकर शर्मा जी हैं, आई रिस्पेक्ट हिम। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आई एम नो वन टू कमेंट ऑन एनीवन, ट्रस्ट मी, he has made a very good money, so I am no one to comment on him, he's a very big investor, but इनके बात को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये है 31 अगस्त 2015 में इन्होंने एक अपना ईटी में आर्टिकल आया था जहाँ पे उनका इंटरव्यू हुआ था। शंकर शर्मा जी ने बोला था
इंडिया इज द सेफेस्ट इमर्जिंग मार्केट व्हेन इट कम्स टू इक्विटी इन्वेस्टिंग। शंकर शर्मा जी का स्टेटमेंट है, वन ऑफ द वेरी गुड इन्वेस्टर, बहुत बड़ी इन्वेस्टर है और बहुत अच्छी रिटर्न भी कमाए हैं। 7 दिन बाद यानी कि 7 सितंबर 2015 में शंकर शर्मा जी का स्टेटमेंट आता है दोबारा, इंडिया लॉन्ग टर्म बियर मार्केट, इमर्जिंग मार्केट डन विद। मतलब वो बोले कि भाई इमर्जिंग मार्केट तो गया और इंडिया तो अब लॉन्ग टर्म बियर मार्केट में। सिर्फ 7 दिन लगे उनको वो स्टेटमेंट बदलने में। अब आप देखिए 7 दिन पहले उनका चेहरा स्माइल है, 7 दिन बाद उनकी फोटो देखिए बहुत गंभीर है। देखिए हो सकता है कोई बड़ा इवेंट आया था, कोई आया होगा, कोई न्यूज आई होगी, मैं मना नहीं कर रहा, पर 7 दिन में आप अपने को 360 डिग्री चेंज कर रहे हैं। सो पॉइंट ये कि आप मीडिया को फॉलो मत करिए, आप ये सब चीजें मत पढ़िए, यू विल मेक रॉन्ग डिसीजन। आप राइट चीजें जो हमने बात करी उसको फॉलो करिए, हैव पेशेंस, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड यू विल मेक मनी। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, डोंट फॉलो मीडिया ब्लाइंडली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया को बिल्कुल फॉलो मत करिए, बट ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, समझिए न्यूज क्या है, उसमें से क्या चीज रेलेवेंट है, जस्ट फिल्टर इट आउट। सेकंड, हॉट टिप्स फॉर अनरीजनेबल रिटर्न। बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास भी आते हैं कि सर कोई हमें मिला था, वो 50% रिटर्न देता है स्टॉक मार्केट में, वो 60% रिटर्न देता है, तो आप बताओ क्या करना चाहिए। सो मेरा मानना है ये मिस्टेक है। इस तरीके के मैसेजेस आपको मिलेंगे कि ये कोई स्टॉक है, इसको बाय करो, 3 महीने में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। डोंट फॉलो ऑन ऑल दिस ट्रैप्स, ट्रस्ट मी, ये पूरा स्कैम चल रहा होता है। ये मतलब बिल्कुल मत करिए, आप ट्रैप हो जाएंगे। ये शेयर्स फिर नीचे चले जाते हैं, लोअर सर्किट्स में होते हैं, मोस्टली छोटे स्टॉक्स होते हैं। ये सब चीजों में मत जाइए। डोंट एम फॉर अनरीजनेबल रिटर्न, ये मिस्टेक है। आप अगर अनरीजनेबल रिटर्न के बारे में सोचेंगे तो आप गलत काम करेंगे, गलत स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे और लॉस करेंगे। लीवरेज, मैंने पहले भी बताया था, स्टॉक मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कई लोग, आपको शायद कई लोगों से सुनने को मिलेगा, किसी फ्रेंड या रिश्तेदारों में भी, कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में बर्बाद हो गए, उन्होंने सारा पैसा अपना खो दिया। कैसे खोया उन्होंने? अगर आप समझेंगे ना, उसका सबसे बड़ा रीजन होगा लीवरेज का। अब लीवरेज का मतलब क्या होता है? या तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जहां पे कम पैसे देके आप ज्यादा ट्रेड कर पाते हो, या फिर उन्होंने बाजार से लोन लिया, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। लीवरेज का मतलब ये है कि आपने कम लिमिट लेके या कम पैसे यूज करके ज्यादा ट्रेड किया, ज्यादा वैल्यू का ट्रेड किया। अगेन वॉरेन बफे, मैं बार बार वॉरेन बफे की बात शेयर करूंगा, बिकॉज ही इज द वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम। तो जो बेस्ट इन्वेस्टर है उससे सीखना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। He has made billions of billions dollar by investing. So the best way is to learn from him. He has said that if you are smart, you don't need leverage. वो बोलते हैं अगर आप स्मार्ट हो ना तो आपको लीवरेज करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो गलती से भी लीवरेज यूज मत करो, क्योंकि फिर तो आप लॉस ही करोगे। सो पॉइंट सिंपल है उनका कि भाई लीवरेज यूज मत करो, यानी कि पैसा लोन में लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए, या फिर एफएनओ इन सब में बहुत ध्यान से ट्रेड करिए, लीवरेज को यूज मत करिए। इन्वेस्टिंग लेस अमाउंट, अब ये भी एक प्रॉब्लम है। लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उनको इन्वेस्ट करना है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। वही जब वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड में या रियल एस्टेट में, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। रिस्क वहां पे भी है, ऐसा नहीं है। गोल्ड भी स्टेगनेंट हो जाता है, रियल एस्टेट में भी बहुत प्रॉब्लम्स है। दिल्ली एलसीआर की बात करूं तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट जुड़े होंगे, बिल्डर्स का क्या प्रॉब्लम हुआ है आप लोग मुझसे अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रॉब्लम वहां पे भी था, बट स्टॉक मार्केट से रिस्क लगता है और सिर्फ 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं। अरे भाई इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करोगे तो रिटर्न ज्यादा नहीं कमाओगे। पॉइंट ये कि आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो। देन कम्स EQ वर्सेस IQ, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये आइजैक न्यूटन है, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड टू लिव। उन्होंने भी स्टॉक मार्केट में अपना हाथ आजमाया था। ये 1700 की कहानी है। एक कंपनी है साउथ सी जहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था। उन्होंने इन्वेस्ट किया काफी रिसर्च करके, मार्केट में प्राइस ऊपर गया, उन्होंने एग्जिट किया। ही वाज वेरी हैप्पी। 3 महीने में उन्होंने ऑलमोस्ट पैसा अपना डबल किया। ही थॉट कि यार स्टॉक मार्केट बहुत इजी है, मैं इतना स्मार्ट हूँ, बड़े आराम से पैसा कमाऊंगा। उनके एग्जिट करने के बाद उनके फ्रेंड्स जिन्होंने उनके टिप पर ही वो स्टॉक खरीदा था, उन्होंने एग्जिट नहीं किया। दे मेड मोर मनी, उनका पैसा 4 गुना हो गया। अब न्यूटन को लगा यार ये तो मैंने गलती कर दी, स्टॉक को मैंने जल्दी बेच दिया। उन्होंने क्या किया, फिर जब प्राइस और ऊपर गया तो उन्होंने बाय कर लिया, उन्होंने दोबारा बाय कर लिया और लीवरेज लेके बाय किया। उन्होंने दोस्तों से, लोगों से उधार लिया। उन्हें लगा कि मैं पैसा फिर से डबल कर लूंगा और पैसा वापस कर दूंगा, बट इवन न्यूटन डिड दैट मिस्टेक। उसके बाद वो एक बबल था स्टॉक में, वो बर्स्ट हुआ और विद इन ऑलमोस्ट 8 मंथ्स वो स्टॉक बहुत नीचे आ गया एंड न्यूटन लॉस 20,000 पाउंड। अगर 2% का इंटरेस्ट जोड़ दें तो उसकी वैल्यू आज 75 करोड़ रुपए की बराबर होगी INR में। बहुत बड़ा सम है, बहुत बड़ा सम है दोस्तों। स्टॉक मार्केट IQ का गेम है नहीं, इट्स EQ गेम। न्यूटन का IQ वाज 190 प्लस। दुनिया में
70% पॉपुलेशन का IQ 70 से 130 के बीच में रहता है। जो एक्सेप्शनली ब्राइट होते हैं उनका IQ 150 पहुंचता है, जो एक्सेप्शनली ब्राइट होते हैं। 190 IQ दुनिया में गिनती के लोग होंगे आज तक जिनका IQ 190 प्लस हो, पर स्टॉक मार्केट में उन्होंने पैसा नहीं कमाया, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट IQ, इट इज अबाउट EQ। EQ मतलब इमोशनल क्वेश्चन, आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे वो डिसाइड करता है स्टॉक मार्केट में आप पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। सो IQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट EQ है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, ये मिस्टेक है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। डोंट बाय अ स्टॉक जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लो प्राइस। बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कोई ऐसा स्टॉक बता दो जो 10 रुपए से नीचे हो, जो 50 रुपए का नीचे हो। अगर मैं कोई अच्छा स्टॉक बताता हूँ जिसकी वैल्यू 1000 रुपीज है तो मना कर देते कि नहीं ये तो बहुत महंगा हो गया। अरे भाई ऐसा नहीं होता, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन। अगर स्टॉक अच्छा है इवन तो वो 1000 रुपीज का, इट डजंट मैटर। ट्राई टू बाय गुड क्वालिटी कंपनीज एट रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस मतलब चीप स्टॉक नहीं होता कि आप 3 रुपए वाला स्टॉक ले लो, 1 रुपए वाला स्टॉक ले लो और असूम करो मल्टीबैगर बन जाएगा। बनने को बन सकता है, बट अगर वो स्टॉक की कंपनी के फंडामेंटल अच्छा नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो 1 रुपए से 50 पैसे आ जाएगा, यानी कि 50% वेल्थ आपकी एराडिकेट कर देगा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं सस्ता स्टॉक लूंगा तो वो बढ़ जाएगा ज्यादा तो मल्टीबैगर रिटर्न कमाऊंगा। डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। अब बात करते हैं मैनेजिंग योर रिस्क की। अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई स्टॉक मार्केट से रिस्क है, तो अगर डर लगता भी है तो डर के क्या ऑप्शन है उसको बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है डाइवर्सिफिकेशन। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, डोंट इन्वेस्ट इनटू 1 और 2 सिंगल स्टॉक्स। ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मेरा ये मानना है 10 से 15 स्टॉक इज ए वेरी ऑप्टिमम नंबर। आप 20 तक भी लेके जाएंगे दैट्स परफेक्टली ओके। 10 से नीचे है तो अंडर डाइवर्सिफाइड है, 20 से ऊपर है तो ओवर डाइवर्सिफाइड है। तो 15 to 20 आई विल से इज एन ऑप्टिमम नंबर अगर एक माने, या फिर 10 to 20 की रेंज पकड़ सकते हैं, इज ए वेरी ऑप्टिमम नंबर। आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेज करने के लिए। सेकंड, टेम्पररी वर्सेस परमानेंट रिस्क, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सी स्टॉक मार्केट में ना टेम्पररी रिस्क होते हैं, परमानेंट रिस्क है कि नहीं ये समझना है। परमानेंट रिस्क मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी का कुछ प्रॉब्लम है, अगर कंपनी के मैनेजमेंट में कंपनी के कुछ केसेस हैं, फ्रॉड है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो परमानेंट रिस्क है। अगर वो रिस्क है देन वी नीड टू बी केयरफुल। बट अगर सिर्फ मार्केट गिर रहा है बिकॉज ऑफ सम वॉर न्यूज, सम इन्फ्लेशन नंबर, दीज आर कॉल्ड टेम्पररी रिस्क। तो स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी कंपनीज में टेम्पररी रिस्क होता है। मैगी का एक फिएस्को हुआ, उसकी क्वालिटी को लेकर इशू आया तो टेम्पररी रिस्क है। मारुति की फैक्ट्री में अगर हड़ताल हुई थी, स्ट्राइक हुई थी, लेबर्स ने बड़ा वो कर दिया था, फैक्ट्री में थोड़ा सा तोड़फोड़ हो गई थी, दीज आर कॉल्ड टेम्पररी रिस्क। यार अभी इशू है, 15-20 दिन 1 महीने में रिजॉल्व हो जाएगा, चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। तो हमें ये चीज समझना जरूरी है कि टेम्पररी रिस्क क्या है, परमानेंट रिस्क क्या है। अगर परमानेंट रिस्क वाली चीजें हैं तो एक्शन लीजिए, टेम्पररी रिस्क है तो एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं। रियल रिस्क अब ये भी समझना जरूरी है। मैं अगर बात करूं तो नॉर्मली हम इन्फ्लेशन और टैक्स को ध्यान में नहीं देते अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, पर अगर आप देखोगे नॉमिनल रिटर्न में इन्फ्लेशन और टैक्स हटाओगे तब आपको रियल रिटर्न पता चलेगा। तो अगर आप FD या गोल्ड की बात करोगे तो आफ्टर इन्फ्लेशन उनके रिटर्न ज्यादा अच्छे हैं ही नहीं। स्टॉक मार्केट में हमने देखा पास्ट में भी अराउंड 15% 43 ईयर्स का एवरेज रिटर्न था। तो आपको रियल रिटर्न्स देखने हैं, आपको देखना है कि रियल रिस्क क्या है। इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क, उस पर आपको ध्यान रखना है। तो आपको ऐसे ऐसे क्लासेस में इन्वेस्ट करना है जहां पे आप इन्फ्लेशन और टैक्स, पोस्ट टैक्स एंड इन्फ्लेशन आप एक डिसेंट रिटर्न कमा सकते। कैम 1992 हर्षद मेहता की सीरीज हम सब जानते हैं। तो दोस्तों मेरा ये मानना है लाइफ में अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो वो सबसे बड़ा रिस्क है। देखो रिस्क तो है, पॉइंट है कि आप उसको परसीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप उसको सही तरीके से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे यानी कि आप FD में पैसा डाल रहे हो तो आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा, इन्फ्लेशन की वजह से आपकी वैल्यू वहीं की वहीं है। तो लाइफ में रिस्क ना लेना इज द बिगेस्ट रिस्क। रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क हर चीज में। आप रोड में बाहर जा रहे हो तो रिस्क है, यू कैन नॉट अवॉइड दैट। पॉइंट है कि आप, हमने जो बातें करी, जो हमने चीजें बताई, आप उसको फॉलो करोगे तो विल मेक मनी स्टॉक मार्केट। करेक्शन आर नॉर्मल इन इक्विटी। इक्विटी का यही एक पॉइंट है कि ये करेक्शन इसमें होना ही होना होता है। डिफरेंट वजह हो सकती है, डिफरेंट न्यूज हो सकती है, दैट इज वेरी मच पार्ट ऑफ नॉर्मल। इस चीज को अगर आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ यार मैं इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा हूँ और बीच में मार्केट में करेक्शन आती रहेंगे एंड आई एम ओके विद इट, ट्रस्ट मी यू आर गुड टू गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्क को मिटिगेट करना है, वन ऑफ द बेस्ट वे इज टू इंक्रीज योर टाइम हॉरिजन। जितना ज्यादा आप टाइम हॉरिजन अपना इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा आप रिस्क को रिड्यूस करेंगे। ये एक डेटा है जो क्लियरली बताता है अगर आप 10 साल से ज्यादा, ये सेंसेक्स का डेटा है, यहाँ पे हम बात करते हैं अगर आप 10 ईयर्स तक अपने आप को इन्वेस्टेड रखते हो, ग्रेटर देन 10 ईयर्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग नेगेटिव रिटर्न गोज 0।
यानी कि 10 साल से ऊपर आप इन्वेस्टेड रखते हो स्टॉक मार्केट में, तो ऐसे कोई भी 10 साल से ऊपर पीरियड नहीं रहा है जहाँ पे स्टॉक मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया हो। तो अगर आपको रिस्क है, देखो अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो चांसेस है नेगेटिव रिटर्न आए, आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे चांसेस है नेगेटिव रिटर्न आए। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते रहोगे आपका रिस्क कम होता जाएगा, और 10 ईयर्स के बाद या बियॉन्ड 10 ईयर्स, ट्रस्ट मी, इक्विटी मार्केट में रिस्क के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। प्रोफेशनल गाइडेंस, अगर आपको डर लगता है, आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी अच्छी है, टेक प्रोफेशनल गाइडेंस। हम हर चीज में प्रोफेशनल गाइडेंस लेते हैं, व्हाई नॉट इन स्टॉक। हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी गाड़ी खराब होती है मैकेनिक के पास जाते हैं, कुछ लीगल प्रॉब्लम है लॉयर के पास जाते हैं। सो हमें प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी चाहिए। कोई भी चीज है अगर हम नहीं समझ पा रहे, टेक प्रोफेशनल गाइडेंस, देयर इज नो हार्म इन इट। इट्स ऑलवेज बेटर यू टेक प्रोफेशनल गाइडेंस सो दैट यू डोंट अवॉइड दोस मिस्टेक्स। अब बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है आज का, वे फॉरवर्ड, इन्वेस्ट इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें पास थी, पास के रिटर्न्स थे। क्वेश्चन इज कि इंडिया आज कहाँ खड़ा है और फ्यूचर क्या लग रहा है। तो इंडिया की अगर बात करूं तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जहां पे क्लियरली दिख रहा है कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया का जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है। एंड ऐसा एक्सपेक्ट है कि आने वाली 10 से 15 सालों में हर 2 से 3 साल में इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐड करेगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन का मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दूं, इंडिया ने फर्स्ट $1 ट्रिलियन अचीव किया था 60 साल में। इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद 60 साल लगे थे फर्स्ट $1 ट्रिलियन अचीव करने में। और आज हम इस स्टेज पे है कि हम बात करें कि हर 2 से 3 साल में इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को ऐड करेगा। सो दैट इज द वे फॉर इंडिया। इंडिया की अगर बात करूं, डेमोग्राफिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एवरेज एज ऑफ इंडिया इज 29 ईयर्स, यानी कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 25 से 60 हम एक बोलते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। इंडिया का जो एवरेज एज है वो 29 है, यानी कि बहुत समय है लोगों के पास वर्क करने के लिए। समय है वर्क करने के लिए, इसका मतलब क्या है, यानी कि लोग बहुत ज्यादा, अभी काफी टाइम तक अर्नर लोग ज्यादा होंगे, पीपल विल बी अर्निंग, एंड इट मीन्स कि लोगों की वेल्थ बढ़ेगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी और लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे। ज्यादा स्पेंड करेंगे मतलब ज्यादा इकोनॉमी भागेगा, ज्यादा स्पीड से इकोनॉमी भागेगा। सो इंडिया इज इन वेरी गुड शेप। और मैं यहाँ पर आपको डेटा बताऊं कि भाई जैसे जैसे कंट्री डेवलप करती है तो आप देखोगे कि रूरल साइड से पॉपुलेशन स्टार्ट शिफ्टिंग टू अर्बन इंडिया, अर्बन साइड। ये सबके साथ होता है। तो जितनी भी अदर एशियन कंट्रीज की बात करूं, इंडोनेशिया, चाइना, रशिया, इन्होंने भी ये चीज देखी है। इनकी जब चाइना ग्रो कर रहा था 2000 से 2015-18 तक, सो शुरू में रूरल पॉपुलेशन ज्यादा थी, धीरे धीरे चाइना डेवलप हुआ, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी। आज की तारीख में चाइना की अर्बन पॉपुलेशन 61% है, इंडोनेशिया की 57 है, रशिया की 75 है, इंडिया की जस्ट 35% है। 2021 का डेटा है। यानी कि इंडिया में बहुत सारा स्कोप है। जैसे जैसे इंडिया बढ़ेगा, डेवलप करेगा, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी। अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी मतलब ज्यादा और डेवलप होगा, ज्यादा स्मार्ट सिटीज, ज्यादा रोड, ज्यादा घर, लोग अपना घर छोड़ के, गांव छोड़ के इंडिया में, मतलब अर्बन इंडिया में आएंगे, यहाँ पे जॉब करेंगे, घर बनाएंगे, खर्च करेंगे। सो ऑब्वियसली इकोनॉमी ज्यादा किकिंग करेंगे। सो ये कुछ डेटा पॉइंट्स है जहाँ पे हम बात करते हैं कि इंडिया अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेट है, चाहे कार की बात करें, चाहे एसी की, चाहे रेफ्रिजरेटर की। सो दीज आर फ्यू डेटा पॉइंट्स, आई थिंक हमने पहले भी बात करी है तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। अगर आप देखेंगे तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ। हमने समझा कैसे कर सकते हैं, किस टाइप ऑफ शेयर्स में कर सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि यार इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करना है, अगर आज से करना है तो कौन कौन से मोड है। तो मैं बात करूंगा ये 5 तरीके हैं, तरीके और भी हो सकते हैं बट मेजर ये 5 तरीके हैं। एक है डायरेक्ट इक्विटी, आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए और खुद ट्रेड करिए, खुद बाय सेल करिए, डायरेक्टली कंपनीज को ओन करिए। सेकंड इज म्यूचुअल फंड, वन ऑफ द बेस्ट वे टू ओन इक्विटी थ्रू म्यूचुअल फंड से। प्रोफेशनल तरीका होता है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, वो ऑलरेडी प्रॉपर डाइवर्सिफाइड होते हैं। देन कम्स द मैनेज पोर्टफोलियो। सो ऐसे एडवाइजर्स होते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, जिनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो आपके बिहाफ में आपका पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं मैनेज पोर्टफोलियोज। देन कम्स पीएमएस, ये भी प्रोफेशनल एडवाइजर होते हैं जो कि सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं। ये नॉर्मली एचएनआईज के लिए होते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख का है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग उन फंड मैनेजर्स की होती है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। देन कम्स द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिसको हम एआईएफ बोलते हैं। अगेन दीज आर फॉर अल्ट्रा एचएनआईज। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 CR है। Again, someone who want to diversify, who want to make higher returns, who want to take higher risk. तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के अलग अलग मोड है, सबके अपने अपने लिमिटेशन है, एडवांटेजेस हैं। जैसे इक्विटी किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड छोटा अमाउंट है, पीएमएस और एएफ के लिए बड़ा टिकट साइज चाहिए,
कस्टमाइजेशन डायरेक्ट इक्विटी में है, मैनेज पोर्टफोलियोज पीएमएस एएफ में कस्टमाइजेशन अलाउड नहीं है, फंड मैनेजर आपके बिहाफ में डिसाइड करते हैं। तो सबके अपने अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, तो ये कुछ मोड्स हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है अगर इक्विटी में तो किस मोड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस विल ट्राई टू रैप द सेशन। मेरा बस यही मानना है कि स्टॉक मार्केट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ वेल्थ इन पास्ट एंड फ्यूचर लुक्स वेरी वेरी ब्राइट। इंडिया का स्थिति बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर मैं पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इंडिया लुक्स वेरी वेरी गुड शेप आज। इट डजंट मीन्स करेक्शन नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी बीच में। पॉइंट ये है कि हमें उसको यूटिलाइज करना है, उस करेक्शन में हमें इन्वेस्ट करना है। जब लोग डर रहे होंगे तो हमें पैसा डालना है एंड विल मेक लॉट ऑफ वेल्थ। जैसे मैंने बताया था कि हम आपको लास्ट में शेयर करेंगे कि पास्ट के जो मेगा ट्रेंड थे, फ्यूचर के मेगा ट्रेंड क्या हो सकते हैं। तो हमारा मानना है कि इंडिया की जो खुद की टीम है, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई सेक्टर, ईवी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब वो सेक्टर्स हैं जहां पे हमें लगता है फ्यूचर में बहुत ग्रोथ आ सकती है। गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पुश है, इंडिया काफी चीजों में एक्सपोर्ट्स बढ़ा रही है अपना। तो ये कुछ स्टॉक्स के नेम है, रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से। हमने बस ये बोला ये कुछ मेगा ट्रेंड्स है फ्यूचर के जो आने वाले 5 या 10 साल में अच्छा कर सकते हैं। सो जस्ट फ्यू स्टॉक्स के नेम है कि रिन्यूअल में, ईवी में, एआई में कौन कौन से स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं, तो उस स्टॉक्स का हमने चीज डालिए। डू योर डिलीजेंस। हमने बस एक अपना तरफ से जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसकी इन सेक्टर्स में हमने फ्यूचर के मेगा ट्रेंड डाले।